नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। खबरों को बताने से पहले मैं दो ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि CR पाटिल जो गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रभारी बनाया जा रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ब्रजभूषण सिंह जो भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने पद से हटाया जाएगा। जिस तरह से कुश्ती खिलाड़ियों ने आज उनके खिलाफ धरना दिया, उसके बाद ये खबर PMO तक पहुंच गई है। ब्रजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस सारे आरोप से बेहद नाराज़ बताए जाते हैं। तो एक का प्रमोशन, CR पाटिल को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाना और ब्रजभूषण सिंह का पत्ता काटना, ये दो आज की सबसे बड़ी खबर है। अब आते हैं राजनीति की खबरों पर। 30 जनवरी ये वो तारीख है जब राहुल गांधी श्रीनगर में अपनी ताकत दिखाएंगे। ताकत इस मायने में कि न सिर्फ कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ मौजूद होंगे, बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल मसलन झारखंड मुक्ति मोर्चा, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की पार्टी सहित तमाम छोटे बड़े दल, इनको न्योता भेजा गया है और वहाँ ये साबित करने की कोशिश होगी कि विपक्ष का चेहरा अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है और विपक्ष का नेतृत्व अगर कोई पार्टी कर सकता है तो वो है कांग्रेस। 30 जनवरी को वो शक्ति प्रदर्शन होना था, लेकिन उससे पहले आज एक शक्ति प्रदर्शन तेलंगाना के खम्मम में हो गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष केसीआर, अब वो भारतीय राष्ट्र समिति हो गई है, नाम बदल दिया उन्होंने। एक मुख्यमंत्री तेलंगाना के, एक मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी, एक मुख्यमंत्री केरल के पिनरई विजयन, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव सहित तमाम छोटे बड़े नेता आज एक मंच पर जुटे और उन्होंने वहाँ से जो तस्वीरें भिजाई है वो दिखने लायक है। एकता है। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा है और तीसरा मोर्चा ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। तो विपक्षी एकता हुई नहीं कि उससे पहले तीसरा मोर्चा बन गया और तीसरा मोर्चा भी इतना मजबूत कि बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की दोनों जगह सरकारें हैं, दिल्ली और पंजाब में, और दोनों के मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आज KCR की सभा में शामिल हुए और ये पांचों राज्य ऐसे हैं, ये पांचों मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि राहुल गांधी का नेतृत्व, विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी करे, और उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व भी स्वीकार नहीं। ये तो थी राष्ट्रीय खबर। अब झारखंड में 2 खबरें हैं, एक राजनीति से जुड़ी और एक ED जांच से जुड़ी हुई। पहले राजनीति की खबरों की बात कर लेते हैं। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि संथाल परगना से हेमलाल मुर्मू और मधुपुर के पूर्व विधायक और रघुवर सरकार में श्रम मंत्री रहे राज पलिवाल अपने लिए जगह तलाश रहे। हेमलाल मुर्मू की खबरें ज़्यादा कंफर्म है, लेकिन मधुपुर में ही ये चर्चा बड़े ज़ोरों की है कि राज परिवार शामिल होंगे। और जो चर्चा है, जो उनके समर्थक बता रहे हैं, वो ये कि हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में गोड्डा की सीट से राज पलिवाल लोकसभा का चुनाव लड़े। अगर ऐसा हुआ तो कहानी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि यहीं से एक सवाल उठता है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी 14 लोकसभा सीटों की तैयारी कर रहा है? क्योंकि कोडरमा सीट जिस पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना दावा जताया था, वहां से जयप्रकाश वर्मा को शामिल करा लिया गया और लोकसभा कोडरमा से लोकसभा चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा, ये लगभग तय है। जयप्रकाश वर्मा उम्मीदवार होंगे। RJD के दावे का क्या हुआ? गोड्डा सीट, वो तो कांग्रेस की सीट थी परंपरागत। अब वहां से अगर इस तरह की चर्चा आ रही है कि राज पलिवाल गोड्डा से निशिकांत दुबे के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। उसी तरह कई और सीटें हैं। गिरिडीह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी ही लड़ेगी। दुमका सीट। इसके अलावा जो एक और रोचक घटना होने वाली है वो ये है कि अपने खतियानी जोहार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो आएंगे और बोकारो में भी कुछ बड़े नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं
और इसके लिए गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो को लगाया गया है। तो धीरे 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 अपनी यात्राओं के जरिए हेमंत सोरेन न सिर्फ जनता में अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं, बल्कि वो उन सीटों की भी पहचान कर रहे हैं, उन नेताओं की भी पहचान कर रहे हैं जिसके जुड़ने से झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा मजबूत हो सकता है। कहानी दिलचस्प होने वाली है। 2023 है, 2024 में चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि महज 399 दिनों का वक्त बाकी है। आज 398 दिन बाकी है। इन 398 दिनों में झारखंड में भी बहुत कुछ होने वाला है। दूसरी खबर है ईडी की जांच से जुड़ी हुई, जो झारखंड की खबर। आपको पता होगा कि साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव को ईडी ने समन भेजा है। उन्हें सोमवार को पेश होना है। ये रामनिवास यादव बड़े मज़ेदार कैरेक्टर हैं। मज़ेदार इस मायने में कि जब ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी कि साहेबगंज में तो अवैध खनन हो रहा है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये माइनर मिनरल्स है, पत्थर, वो डीसी के अंडर है। आप डीसी से क्यों नहीं पूछते कि वहाँ क्या हो रहा है? मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। करीब 7-8 महीने पहले बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि एक आईएएस हैं झारखंड के जिनका पैसा वाया रोड राजस्थान की ओर जा रहा है। मज़ेदार कैरेक्टर इसलिए हैं रामनिवास यादव क्योंकि ये जो रिपोर्ट भेजते हैं गंगा नदी में नाव डूबने वाली, और कटिहार के डीएम जो रिपोर्ट भेजते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। मज़ेदार इस मायने में कि दुमका के कमिश्नर से इनकी एक बातचीत हुई, और ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से दावा है कि उस बातचीत की रिकॉर्डिंग ईडी के हाथ लगी है, जिसमें रामनिवास यादव दुमका के कमिश्नर को ये कह रहे हैं कि ये नाव हादसे की जांच बहुत ज़्यादा मत कीजिए, रहने दीजिए। रामनिवास यादव इसलिए मज़ेदार कैरेक्टर हैं कि इन पर आरोप है कि जब पंकज मिश्रा हिरासत में थे ईडी की, तो इन्होंने उनसे कई घंटे तक बातचीत की थी, उनसे दिशा निर्देश लिया था। मज़ेदार इस मायने में है कि 2015 बैच के ये आईएएस हैं, 2020 से ये साहेबगंज के डीसी हैं, और इनके डीसी रहते अवैध खनन का कारोबार खूब फला फूला, और जो माइनर मिनरल्स है वो सीधे डीसी के अंडर आता है, इनको मॉनिटर करना था। और एक बात, जितने विस्फोटक वैध खनन के लिए इस्तेमाल होने थे और जितना का खनन हुआ, उसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो कई सवाल हैं, सवाल थोड़े मुश्किल हैं। रामनिवास यादव को ईडी के सामने जवाब देना होगा। ईडी के पास दस्तावेज हैं। पंकज मिश्रा के जो 2 लोग थे, जो सूरज और चंदन, जो पकड़े गए थे, उनके बयान हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि साहेबगंज डीसी बात करते हैं पंकज मिश्रा से। सबूत, बयान, इतिहास, मुख्यमंत्री का इशारा, ये सब मिलकर कहानी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। रामनिवास यादव जब आएंगे ईडी दफ्तर में, तो देखना यह है कि वो जवाब क्या देते हैं, क्योंकि आईएएस पूजा सिंघल के बाद ये दूसरे आईएएस हैं जो ईडी के दफ्तर के चक्कर काटेंगे। अब बिहार की कहानी। बिहार की कहानी तो और भी दिलचस्प है। वहाँ एक मुख्यमंत्री है जिसको उसके ही सहयोगी दल के लोग हर दूसरे दिन कुछ न कुछ बोल देते हैं। बयानबाजी ऐसी कि लग रहा है कि जानबूझकर बोला जा रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ बात सुधाकर सिंह की रहती तो हम मान भी लेते, लेकिन जिस तरह शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया और उसके बाद पूरी पार्टी ने बचाव किया, जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर यादव का बचाव किया, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है, तो क्या जानबूझकर नीतीश कुमार को बेइज्जत किया जा रहा है? इशारा तो कुछ ऐसा ही मिल रहा है। और नीतीश कुमार इस बेइज्जती को कितना लंबा बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के एक हलके में चर्चा है कि जब भी कार्रवाई होती है तो सिर्फ आरजेडी के मंत्रियों पर क्यों। कार्तिकेय कानून मंत्री आरजेडी के गए, सुधाकर सिंह कृषि मंत्री आरजेडी के गए, अब सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस थमाया गया, वो आरजेडी के हैं, चंद्रशेखर यादव ये आरजेडी के हैं, इन पर कार्रवाई की बात चल रही है। तो क्या सिर्फ आरजेडी के लोग ही दोषी हैं क्या? आज तक जेडीयू के किसी भी मंत्री या नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि बयान तो उपेंद्र कुशवाहा के भी आए हैं
बयान तो नीरज कुमार के भी आए हैं, बयान तो जेडीयू के संजीव भी दे रहे हैं कि हम जेडीयू के संजीव जी ने आज ही कहा है कि हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए, आरजेडी वाले समझ लें। तो ये चर्चा है आरजेडी कैडरों के बीच। अब शहमात के इस खेल में नीतीश कुमार कहां तक बर्दाश्त करते हैं और कहां तक ये सरकार चलती है। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब था, वो बीच में ही टूट गया। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब है, वो कितना लंबा होगा देखना होगा। नमस्कार।